तो चलिए बजट के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं, प्रमुख बात जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ है सालों भर, यानी कि फरवरी 2023 तक यहाँ से क्वेश्चन आते रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 39.45 लाख करोड़, कितना 39.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 से 4.61 लाख करोड़ ज़्यादा है। और ध्यान रखिएगा यह मोदी सरकार का 10वां बजट, मोदी सरकार का 10वां बजट और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 4था बजट है। ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो मोरारजी देसाई के नाम है। वो 10 बार बजट पेश कर चुके हैं अब तक। तो 2016 तक बजट फरवरी के लास्ट में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से बजट को अब 1 ही फरवरी को पेश किया जाता है। तो 1 फरवरी को बजट पेश करने वाला सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे अरुण जेटली जी, अरुण जेटली जी। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। केंद्र सरकार के पास रुपया कहाँ से आता है उसको देख लें। 3 बड़ी मदों को देखते हैं, रुपया कहाँ से आता है। उधार एवं अन्य देयताओं से सरकार उधार लेती है, उससे 35% आता है, 35%। जीएसटी से 16% तथा आयकर से 15%। ये 3 सबसे बड़ी मदें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उधार एवं अन्य देयताओं से 35%, जीएसटी से 16% तथा आयकर से 15% आता है। और देखिए केंद्र सरकार रुपया खर्च कहाँ करती है? तो खर्च कहाँ करती है वो देखते हैं। तो ब्याज भुगतान पर सबसे ज़्यादा, ब्याज भुगतान पर 20%, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% तथा केंद्र सरकार के क्षेत्रीय योजनाओं पर 15%। ध्यान रहेगा, सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ करती है? ब्याज भुगतान पर 20%, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो कर आता है सरकार के पास उसमें से राज्य को हिस्सा देना पड़ता है तो 17%, और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय योजनाओं जो चल रहा है योजना केंद्र सरकार का उस पर 15% खर्च करता है। ये 3 सबसे बड़ी मदें हैं। ठीक है, हाँ एक बात और है, यह पेपरलेस दूसरा बजट है। पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश किया गया था, यह दूसरा पेपरलेस बजट है, ये भी ध्यान रखेंगे। 5 बड़ी घोषणाएं की गई है वित्त मंत्री द्वारा। कौन कौन है? तो पहला देखिए 5G की लॉन्चिंग, 5G को लॉन्च किया जाएगा। इसी वित्त वर्ष में 5G मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में ही की जाएगी। ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में ही की जाएगी। दूसरा क्या है घोषणा? तो दूसरा घोषणा है डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी क्या है? तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी वित्त वर्ष यानी कि 22-23 में ही डिजिटल रूपी क्या लाएगी? डिजिटल रूपी नाम रहेगा उसका, पेश करेगी। और वर्चुअल संपत्ति और उससे होने वाले आय पर 30% कर लगाने की घोषणा की गई है। इसमें लेन देन बिना किसी मध्यस्थ या बैंक के हो जाता है। लेन देन करने के लिए ना बैंक की ज़रूरत पड़ता है ना किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ता है, ऐसे ही हो जाता है। और यह ब्लॉकचेन पर आधारित है। किस पर आधारित है? ब्लॉकचेन तकनीक पर यह आधारित है। डिजिटल मुद्रा को नकदी में बदला जा सकता है और 1 साल में 10,000 से अधिक, कितना? 1 साल में 10,000 से अधिक ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा भुगतान पर 1% का TDS, ये भी ध्यान रखेंगे, 1% TDS लगाने का प्रस्ताव किया गया है। तीसरी बड़ी घोषणा है जो रक्षा उपकरण देश में खरीदे जाएंगे। कहाँ से रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे? देश में से। तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा
और रक्षा क्षेत्र में कुल आवंटन, ध्यान रखिएगा, कुल आवंटन 5.25 लाख करोड़ रुपया किया गया है, जिसका 25% राशि उद्योगों, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत के लिए दिया जाएगा। तो इसका कुल बजट, रक्षा बजट के कुल बजट का 25% राशि है जो रिसर्च, उद्योग, स्टार्टअप वगैरह वगैरह में खर्च किया जाएगा। और 68% रक्षा उपकरण देश में खरीदे जाएंगे। 68%, पिछले 4 यह 58% था ही, इस साल 10% की वृद्धि की गई है। इसमें 10% की वृद्धि। इस घोषणा से अब देश में उत्पादन हब होगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार इससे से अधिक मिल सकता है। चौथी घोषणा है 80 लाख सस्ते घर। तो पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में 80 लाख, कितना, 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 2022-23 के बजट में 48,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। कितना किए गए हैं? 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और हर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों स्थान पर घर होंगे। इसमें केंद्र और राज्य मिलकर इसे बनाने का काम करेंगे। केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग रहेगा। 5वां घोषणा है डिजिटल यूनिवर्सिटी का। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं। अब देखिए, शिक्षा के लिए 1.04 लाख करोड़, कितना, 1.04 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। ठीक है, जो पिछले वर्ष से 17% अधिक है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है। अब डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगा जिससे विदेशों का पढ़ाई भी अब भारत में ही बैठ के पढ़ सकते हैं। 1 क्लास 1 चैनल को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाते हुए 200 टीवी चैनल कर दिया गया है। कितना? 200 टीवी चैनल शुरू किया जाएगा। और सभी राज्यों में 1 से 12 क्लास तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई की सुविधा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि से जुड़ी कुछ घोषणाएं हैं। तो कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पर बजट में 1.51 लाख करोड़, कितना, 1.51 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो पहला देखिए, एमएसपी पर 1.63 करोड़ किसानों से, कितना किसानों से, 1.63 करोड़ किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ गेहूं और धान का ही चर्चा किया गया है कि खरीद सरकार करेगी। एमएसपी के माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से 1.63 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 2.37 लाख करोड़ रुपया भेजा जाएगा। कितना भेजा जाएगा? 2.37 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में डायरेक्ट भेजा जाएगा। तीसरी है, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती। इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसा खेती? गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष किसको? 2023 को घोषित किया है। 70 देशों की सहमति से यूएन इसे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर चुका है पहले ही। यूएन यानी कि यूएन द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर चुका है पहले ही, यूनाइटेड नेशन द्वारा। देखिए, कृषि क्षेत्र में विकास दर, तो कृषि क्षेत्र में विकास दर 2021-22 में 3.9%
का अनुमान है। और पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र में विकास, पिछले 5 वर्षों से कृषि क्षेत्र में विकास है जो घटता बढ़ता रहा है, कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कभी बढ़ा है, कभी घटा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 2021-22 में विकास दर 3.6% रहा था। ठीक है। 2022-23 के लिए कृषि ऋण को चालू वित्त वर्ष के 16.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 18 लाख करोड़ कर दिया गया। कृषि ऋण को 16.5 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नदी जोड़ो परियोजना है एक, तो नदी जोड़ो परियोजना में क्या क्या है, तो इसके देखिए 44,605 करोड़ की केन बेतवा नदी परियोजना, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की परियोजना 44,605 करोड़ का है। लेकिन उसके लिए इस बजट में 1400 करोड़ रुपया, कितना 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 1400 करोड़ रुपये का। तो इसके लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है इस बजट में। इस परियोजना के तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी में, ध्यान रखिएगा, केन नदी का पानी बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। इससे 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रावधान है इसमें, केन बेतवा नदी में। ये केन और बेतवा नदी का उद्गम है जो मध्य प्रदेश है और इससे बुंदेलखंड ज़िले को जो यूपी में है उसको ज़्यादा फायदा होने वाला है। 5 नए जोड़े परियोजना, दमन गंगा पंजाल, दूसरा पार तापी नर्मदा, तीसरा गोदावरी कृष्णा, चौथा कृष्णा पेन्नार और 5वां पेन्नार कावेरी के लिए रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। ठीक है। और दूसरा भारत का दूसरा नए जोड़े परियोजना है जो कोसी मेची नई जोड़े परियोजना जो बिहार में है, इसके लिए कोई राशि आवंटन नहीं किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। हर घर में नल से जल के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कितना? 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। और भारत जल परिवहन में विश्व में 6ठा स्थान पर ही, कितना? विश्व में 6ठा स्थान पर है भारत जल परिवहन में। आइए देखते हैं अब भारतीय रेलवे। तो 2022-23 के बजट में रेलवे को 140,376 यानी कि 1,40,376 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। अगले 3 सालों में यानी कि 2025 तक 400 वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। अभी सिर्फ ऐसे 2 ट्रेन ही संचालन में है। तो 2025 तक 3 सालों में 400 वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे के माध्यम से एक वस्तु एक स्टेशन, क्या है? एक वस्तु एक स्टेशन विकास योजना लागू की जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर ब्रांडेड उत्पादों को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों को रखा जाएगा। यानी कि अब बड़ी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा रेलवे स्टेशन पर भी, छोटे लोगों को दरकिनार करके। ट्रेनों की आमने सामने के टक्कर को रोकने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या? ट्रेनों को आमने सामने के टक्कर रोकने के लिए एक तकनीक लाया गया है, उसका नाम है कवच तकनीक। कवच तकनीक। इसके तहत 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को लाया जाएगा। कितना किलोमीटर? ये ध्यान रखिएगा, 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को इसके तहत लाया जाएगा। किसके तहत? कवच तकनीक के तहत। तो कवच तकनीक को ध्यान में रखेंगे, ट्रेन को दुर्घटना होने से यह बचाएगा। एक है पीएम गति शक्ति मिशन। इस मिशन में देखिए 7 इंजन का जिक्र किया गया है। वो 7 इंजन कौन कौन से हैं? तो रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जलमार्ग, सार्वजनिक परिवहन जिसे मास ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
ध्यान रखिएगा, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जलमार्ग, सार्वजनिक परिवहन को मास ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 7 इंजन के रूप में चिन्हित किया गया है। आगे चलिए, 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। कितना? 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे NH को बढ़ाया जाएगा, और हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ठीक है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ध्यान रखिएगा, ये विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, 63 लाख किलोमीटर से अधिक है। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है, 65 लाख किलोमीटर के साथ अमेरिका पहले स्थान पे है। अब देख लिए स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा क्या क्या चर्चा किया गया है। स्वास्थ्य बजट में 16.9% की बढ़ोतरी के साथ 86,200 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। 86,200 स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आइए, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कौन मंत्रालय? इसको भी ध्यान रखेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय की 3 योजनाओं को, कौन कौन सा 3 योजना है? मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को नया रूप दिया गया है। कोई नया योजना नहीं है, इसे नया रूप दिया गया है। मिशन वात्सल्य में बाल संरक्षण और बाल कल्याण पर बाल कल्याण योजना में शामिल है। आगे देखिए, 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, 2 लाख आंगनबाड़ी को, और देश भर में 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर नेटवर्क की स्थापना किया जाएगा। टेली मेंटल हेल्थ मतलब हो गया है कि क्या कोरोना के कारण बहुत सा लोगों को, लगभग 14% लोगों का दिमागी हालत थोड़ा गड़बड़ा गया है, उसके लिए 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर नेटवर्क की स्थापना किया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण है डिजिटल बैंक, बहुत महत्वपूर्ण है ये डिजिटल बैंक। पहली बार 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक की स्थापना की जाएगी। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक की स्थापना की जाएगी। यह बैंकिंग व्यवस्था 2022-23 से ही लागू हो जाएगी, और इसकी स्थापना कौन करेगा? वाणिज्यिक बैंक। देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थापना वाणिज्यिक बैंक करेगा। और 1.5 लाख डाकघर भी देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए बैंकों से जुड़ेंगे, यानी कि डाकघर को बैंक से जोड़ा जाएगा, लोगों तक पहुंच सके, इसलिए गांव तक इंटरनेट पहुंचाया जाएगा, है ना। वर्ष 2025 तक सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य है। ये इम्पोर्टेंट है, कब तक? 2025 तक। और देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं। कितना ग्राम पंचायत है? 2.5 लाख ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तक केवल पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। अब ग्राम पंचायत से गांव के हर एक घर तक यह पहुंचाने का काम होगा। एक है ई पासपोर्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, यानी कि इसी वित्त वर्ष में इसे जारी किया जाएगा। यह साधारण पासपोर्ट का ही डिजिटल रूप होगा। इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड चिप, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड चिप लगी होगी। इसमें यात्री की पूरी जानकारी मौजूद होगी, जिसमें बायोमेट्रिक डाटा भी शामिल है। बायोमेट्रिक डाटा भी इसमें शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड चिप लगा हुआ रहेगा ई पासपोर्ट में, ठीक है। आइए, सबसे इम्पोर्टेंट हो गया राजकोषीय घाटा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तब भारत का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में जीडीपी का 6.9% रहने का अनुमान है। हालांकि 6.8 पर रहने का कोशिश था, लेकिन बढ़ गया, 6.9 पहुँच गया। और अगले वित्त वर्ष यानी कि 22-23 में 6.4 रहने का अनुमान है। ध्यान रहेगा, 21-22 में जीडीपी का 6.9% और अगले वित्त वर्ष यानी कि 22-23 में इसे 6.4% पर लाने का अनुमान है राजकोषीय घाटा को।
चालू वित्त वर्ष 2021-22 में विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है, जो विश्व में सर्वाधिक है। कितना विकास दर? 9.2% विकास दर। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट घोषणाएं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और इसके लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी। ये बैटरी स्वैपिंग नीति क्या है, जो समझ लीजिए। अब चार्जिंग स्टेशनों पर जाइएगा तो वहाँ पर खड़ा होकर चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास बैटरी है वो वहाँ जमा कीजिए और वहाँ से चार्ज बैटरी दूसरा आप लीजिए और चलते रहिए। ये नीति लाने को सरकार मंजूरी दी है। और दूसरा, 2023 तक देश में 2.80 लाख मेगावाट क्षमता, कितना? 2030 तक, 23 नहीं 30 तक 2.80 लाख मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए और सोलर पैनल निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में। 19,500 करोड़ रुपए का 2030 तक 2.80 लाख मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा के लिए। तीसरा क्या है? पर्यावरण हितों के मुताबिक लगाई जाने वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ग्रीन बॉन्ड लाने का घोषणा किया गया है। ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। यह बॉन्ड सरकारी क्षेत्र के परियोजनाओं के लिए जारी किए जाएंगे। कौन से क्षेत्र के लिए? तो सरकारी क्षेत्र के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। चौथा है इसमें 2030 तक देश में बिकने वाले पैसेंजर कारों में 30% इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 2030 तक पैसेंजर कारों में 30% इलेक्ट्रिक कार होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूंजीगत खर्च। तो आगामी वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 में पूंजीगत खर्च में 35% की वृद्धि के साथ, कितना वृद्धि किया गया है? 35% की वृद्धि के साथ सरकार इसके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपया, कितना? 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो जीडीपी का 9.2% है। ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजीगत खर्च में 35% की वृद्धि के साथ सरकार इसके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी, जो जीडीपी का 9.2% होगी। और पूंजीगत खर्च सरकार की नज़र में विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसलिए सरकार इस पर ज़्यादा जोर दे रही है। और वर्ष 2024-25 तक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024-25 तक देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए 105 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, वर्ष 2024-25 तक देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए 105 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विनिवेश लक्ष्य में कटौती, डिस इज इन्वेस्टमेंट। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यानी कि विनिवेश का लक्ष्य सरकार ने घटाया है और अगले वित्त वर्ष के दौरान और घटा करके 65,000 करोड़ कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, विनिवेश लक्ष्य में कटौती किया गया है। 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटा करके इसे इस वित्त वर्ष में 78,000 करोड़ रुपये कर दिया गया और अगले वित्त वर्ष में 65,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का ध्यान LIC का IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि और हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वजनिक प्रस्ताव, लाने पर ध्यान है सरकार को। यानी कि अब LIC का भी शेयर आएगा और उसे आम लोग खरीद सकते हैं शेयर। तो LIC को भी IPO लाने का प्रस्ताव है सरकार का। और 4 स्तंभ, बजट में 4 स्तंभ की बात की गई है। ये 4 स्तंभ कौन कौन है जो देख लीजिए। समावेशी विकास 1 हो गया, उत्पादकता में वृद्धि 2 हो गया, ऊर्जा बदलाव
3 हो गया, तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम, इसे 4 स्तंभ बोला गया है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन कौन? समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा बदलाव तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम। ये 4 स्तंभ हैं बजट के। खेल बजट के लिए 3062 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 305 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी किया गया है। खेल बजट 3062 करोड़ रुपया। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आज़ादी के 75वें वर्ष को किस रूप में? अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और 25 वर्ष बाद आज़ादी के 100वें वर्ष को इंडिया @100 को अमृत काल के रूप में मनाने का फैसला लिया गया, यानी मनाया जाएगा। ठीक है। अभी यानी कि 2022 में गांव में 65% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है, यानी कि गांव में अभी भी लोगों की संख्या ज़्यादा है। बजट के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? यूनियन बजट है। इस पर जाकर के बजट के बारे में आप जानकारी जुटा सकते हैं। मोबाइल ऐप का नाम क्या है? यूनियन बजट है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएगी और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां अगले 5 वर्ष में दिया जाएगा। ठीक है। पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश किया गया था। यह दूसरा पेपरलेस बजट है और वर्ष 2016 तक फरवरी के आखिरी में बजट पेश किया जाता था। वर्ष 2017 में 17 से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है और सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का है। और ये सारे डाटा स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो दैनिक जागरण और हिंदुस्तान पेपर से लिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार। इसे अब समाप्त करता हूँ।